अध्याय 661 नए साल की शुभकामनाओं के लिए दौरा 2 दाजुन वहां था, जो शेन मियामियान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दाजुन का शायद ही कोई रिश्तेदार था और वह आमतौर पर अकेला रहता था। गांव में लू सियुआन के साथ उसके अपेक्षाकृत अच्छे संबंध थे, और चूंकि लू के दादाजी अभी भी आसपास थे, इसलिए उसे निश्चित रूप से नए साल की यात्रा की जरूरत थी। धन्यवाद दादाजी लू। शेन मियामियान ने मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज उठाए और आग सेंकने के लिए ब्रेजियर के सामने बैठ गया। लू सियुआन ने भी कुछ सूरजमुखी के बीज लिए और उसके पास बैठ गया। लू के दादा और शेन मियामियान ने पारिवारिक मामलों पर बातचीत शुरू कर दी। सियुआन ने बताया कि आप चंद्र नव वर्ष के दूसरे दिन आएंगे। इस भारी बर्फबारी को देखकर मैंने सोचा कि आप 5वें दिन के बाद तक नहीं आएंगे। आज का मौसम अच्छा था, लेकिन बर्फ इतनी जल्दी पिघल नहीं रही थी। बर्फबारी बहुत तेज थी, इसे पूरी तरह पिघलने में काफी दिन लगेंगे। शहर यहाँ से काफी दूर था, फिर भी वह दूसरे दिन पहुंची। शेन मियामियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक दोस्त झाओ फैमिली विलेज चला गया, इसलिए मैंने भी साथ आने का अवसर लिया। ये सुनकर कि शेन मियामियान एक दोस्त के साथ आया था, दाजुन ने अनुमान लगाया कि यह हेनान ही था जो उसे लाया था, लेकिन उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी ओर लू के दादाजी को राहत मिली। वह शेन मियामियान और उसके परिवार के बीच के मुद्दों के बारे में जानता था, लेकिन आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति था और उसे नहीं लगता था कि यह टिप्पणी करने की उसकी जगह है। हालांकि वह हमेशा लू सियुआन को शेन मियामियान के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता था। शेन मियामियान समझदार था और लू सियुआन के साथ उसकी अच्छी बनती थी। वह हमेशा शेन मियामियान को बहुत पसंद करते थे और यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें अपनी पोती बनाने के बारे में भी सोचा था। लेकिन ये केवल एक विचार था। यह विवाह की स्वतंत्रता का युग था, और वह उन पुराने जमाने के विचारों को थोप नहीं सकता था। दादाजी लू और दाजुन के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद शेन मियामियान ने खाना पकाने के लिए रसोई में लू सियुआन के साथ शामिल होने की तैयारी की। दादाजी लू शेन मियामियान को कोई भी काम करने देने के लिए अनिच्छुक थे और उसे न जाने के लिए कहते रहे। सियुआन को ऐसा करने दो, बाहर ठंड है, यहीं आराम करो, लू सियुआन ने चिल्लाते हुए कहा। दादाजी, जैसे ही मियामियान आता है, आप मेरे बारे में, अपने पोते के बारे में भूल जाते हैं। आप मोटी चमड़ी वाले वयस्क व्यक्ति हैं, थोड़ी सी ठंड आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दादाजी लू ने लू सियुआन की देखभाल की, लेकिन कभी उसे दुलार नहीं किया। उनके विचार में पुरुषों को मेहनती, सदैव सक्रिय रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आलसी हो जाए तो वह परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है? पुरुष घर के स्तंभ हैं और उन्हें मेहनती और सक्षम होना चाहिए। लू सियुआन उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मुझे गोद लिया हुआ पोता होना चाहिए। तुम दोनों आग के पास बैठो, मैं खाना बनाने जाऊंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दाजुन और दादाजी लू दोनों हंसे। फिर भी शेन मियामियान खड़ा रहा। दादाजी, मैं उस पर नजर रखूंगा ताकि वह ढीला न हो जाए। दाजुन को पता था कि उसके और दादाजी लू के वहां बातें करने से शेन मियामियान यूं ही बैठे बैठे बोर हो जाएगा, इसलिए उसने कहा, उसे जाने दो, स्टोव के पास भी गर्मी है। दाजुन के ऐसा कहने पर दादाजी लू ने उसे नहीं रोका। एप्रन पहने, अपने कपड़े गंदे न करें। शेन मियामियान सहमत हो गया और रसोई की ओर चला गया, जहां लू सियुआन ने अभी अभी गर्म पानी का एक बर्तन डाला था और सब्जियों को धोने के लिए इसे गर्म करने की तैयारी कर रहा था। उसे आते देखकर वह समारोह में खड़ा नहीं हुआ और तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया। वहां कुछ माचिस हैं,
जल्दी करो और आग जलाओ, जब तक मैं आंगन से कुछ मूलियां खोद कर लाता हूँ। सर्दियों में ठंड थी। परिवार ने नए साल के लिए कुछ मूलियां खरीदी, लेकिन उन्हें ठंड से बचाने के लिए सियुआन ने उन्हें यार्ड में दफना दिया था। जरूरत पड़ने पर वे उन्हें खोद सकते थे। यह उन्हें ताज़ा रखता था और खराब होने से बचाता था, क्योंकि यह ग्रामीण इलाकों में मूली को संरक्षित करने का एक विशिष्ट तरीका है। शेन मियामियान ने रसोई के कोने में शकरकंद का ढेर देखा। उसने 2 या 3 छोटे बच्चे उठाए और उन्हें स्टोव के नीचे फेंक दिया। आग में भुने हुए शकरकंद की खुशबू 21वीं सदी के बड़े धातु के बैरलों में पकाए गए शकरकंदों की तुलना में कहीं अधिक स्वादिष्ट थी। जब लू सियुआन वापस आया तो उसने उसे इस हरकत में पकड़ लिया। उन्होंने खर्राटे लेते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या बात है, शहर में मांस खाने की आदत हो गई है और अब शकरकंद का स्वाद याद आता है। उद्धरण चिन्ह। उसके लहजे से यह स्पष्ट हो गया कि वह नए साल के लिए शहर में रहने के उसके फैसले से अभी भी परेशान था। शेन मियामियान ने इसे दिल पर नहीं लिया। अध्याय 662 नए साल की शुभकामनाओं के लिए यात्रा 3 लू सियुआन का खाना पकाने का कौशल विशेष रूप से अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की तुलना में वे संतोषजनक थे। उन्होंने मांस, सब्जियों और सूप के मिश्रण से 5 या 6 व्यंजन पकाए, आवास को नज़रअंदाज करते हुए। केवल भोजन से 21वीं सदी से बहुत कम अंतर प्रतीत होता है। शहर में हर कोई इसी तरह खाने का आदी था, इसलिए किसी को यह अजीब नहीं लगा। दादाजी लू, हालांकि गांव में रहते थे, कंजूस नहीं थे। उनके विचार में जब तक कोई खाना बर्बाद नहीं होता, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना खाया गया। एक वाक्यांश जिसे वह दोहराना पसंद करते थे वह था, आप कुछ भी नहीं लेकर आते हैं और कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं। जो खाया जाना चाहिए वह खाओ, जो पीना चाहिए वह पी लो। अतीत में वे लू सियुआन की शिक्षा के लिए पैसे बचाने के लिए मितव्ययी थे, लेकिन अब लू सियुआन ने जितना बचाया था उससे कहीं अधिक कमाया। इसलिए वह आश्वस्त था, मियामियान, और खाओ। यदि आप अकेले शहर में ऊब गए हैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहें। इसे अपना घर समझें, दादाजी लू ने कहा, ये जानते हुए कि युवा लोगों को स्वच्छता पसंद है। इसलिए जब उन्होंने शेन मियामियान को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने वास्तव में उसे कोई व्यंजन नहीं परोसा। दादाजी लू के शब्दों को सुनकर लू सियुआन ने तुरंत कहा, भाई अब तक उनकी सर्दी ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है, आपको आज वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और दिन प्रतीक्षा करें और हम दाजुन के साथ मिलेंगे। भाई वह दोपहर के भोजन के बाद मुझे लेने आ रहा है। मैंने पहले ही उससे वादा कर दिया है, शेन मियामियान ने उदासीनता से कहा। लू सियुआन ने गुस्से में कहा, भाई उसके शब्द कोई शाही आदेश नहीं है। क्या आप उसे बाद में यह नहीं बता सकते कि आपने अपना मन बदल लिया है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने अपना सिर हिलाया। बर्फ को पिघलने में निश्चित रूप से कुछ और दिन लगेंगे। एक बार ऐसा होने पर सड़कें बैलगाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं होंगी। 15 तारीख के बाद सब्जी की दुकान फिर से खुल जाए तो बेहतर है। सभी ने आधे साल तक कड़ी मेहनत की है। अधिक आराम करना अच्छा है और आपको दादाजी के साथ अधिक समय बिताने का यह अवसर लेना चाहिए। हालांकि लू सियुआन अप्रसन्न था। वह जानता था कि यह सच है और एक और असंतुष्ट आवेश के साथ उसने अपना सिर नीचे कर लिया और खाना जारी रखा। दाजुन ने तीनों के बीच की बातचीत सुनी लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। ये मामले शेन मियामियान और लू सियुआन के बीच थे। उनका इससे कोई लेना देना नहीं था और उनके इनपुट का स्वागत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा निष्पक्ष रूप से कहें तो शेन मियामियान के लिए यहाँ रहना बहुत उपयुक्त नहीं था। आखिरकार
वह और लू सियुआन दोनों अब 17 वर्ष के थे और दूसरों की नज़र में वे लगभग वयस्क थे। गांव की कुछ महिलाओं को गपशप करना पसंद था और यहाँ रहना शेन मियामियान की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं था। हालांकि वह इन चिंताओं को व्यक्त नहीं कर सका क्योंकि लू सियुआन निश्चित रूप से नाराज होगा। दाजुन के झिझकने से पहले थोड़ी शांति थी और उसने अचानक कहा, सियुआन, मियामियान, मैं कल नए साल की शुभकामनाओं के लिए जियाओकुई के घर जाने की सोच रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। दाजुन कई दिनों से इस पर विचार कर रहा था। वह यात्रा करना चाहता था लेकिन चिंतित था कि यह बहुत अचानक हो सकता है। अब जब वे दोनों यहाँ थे तो उसने इसे सामने लाने और उनकी राय सुनने का फैसला किया। हालांकि वे केवल 17 वर्ष के थे, दोनों अपनी उम्र के हिसाब से काफी परिपक्व थे और दाजुन उनका इनपुट पाने के लिए उत्सुक थे। आपने अचानक नए साल के लिए उसके घर जाने का फैसला क्यों किया? लू सियुआन ने बिना ज्यादा सोचे समझे पूछा। शेन मियामियान अधिक बोधगम्य था। उसने दाजुन की ओर देखा और उसे संदेह हुआ। दाजुन शेन मियामियान की नज़रों के सामने थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसकी गर्दन लाल हो गई और खांसते हुए बोला, ठीक है, मैं सिर्फ नए साल की यात्रा करना चाहता था। आखिरकार हम आधे साल से एक साथ काम कर रहे हैं और मेरे परिवार में कई रिश्तेदार नहीं हैं। मैं बस कुछ उत्सव चाहता था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर शेन मियामियान ने तुरंत उसके अनुमान की पुष्टि की। दाजुन की नज़र जियाओकुई पर थी। जियाओकुई मेहनती, अच्छे स्वभाव वाली और आकर्षक होने के कारण वह वास्तव में उस युग में एक मांग वाली लड़की थी। अध्याय 663 नए साल की शुभकामनाओं के लिए यात्रा 4 शेन मियामियान पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं थी, इसलिए वह उस संबंध में प्रतिक्रिया देने में थोड़ी धीमी थी और उसने इसके बारे में उस तरह से नहीं सोचा था। न ही उसने जियाओकुई और दाजुन की स्थिति पर ध्यान दिया था। हालांकि जब दाजुन का निजी तौर पर उल्लेख किया गया था तो जियाओकुई ने उसके बारे में बहुत बात की, लेकिन क्या इसमें कोई रोमांटिक भावनाएं शामिल थीं, उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। आइए नए साल का जश्न मनाने चलें। चूंकि आपके बहुत सारे रिश्तेदार नहीं हैं, बस जियाओकुई के साथ एक सौतेली बहन की तरह व्यवहार करें और संपर्क में रहें। लू सियुआन भी रिश्तों के इस पहलू को समझने में धीमे थे। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वयस्कों के बोलने के तरीके की नकल करते हुए कहा, दाजुन, आंटी लियू एक सभ्य व्यक्ति हैं और आप उम्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपको उनके साथ अधिक बातचीत करनी चाहिए। क्या पता वह आपके लिए दुल्हन भी ढूंढ लें। जो लोग स्कूल नहीं जाते थे वे आमतौर पर 20 साल की उम्र के आसपास परिवार शुरू करते थे और 23 साल से अधिक उम्र वालों के लिए दुल्हन पाने के बारे में बात करना कठिन होता था। लू सियुआन को पूरी उम्मीद थी कि दाजुन को भी एक पत्नी मिलेगी और उसके पास नया साल मनाने के लिए एक जीवंत परिवार होगा। उसे ये देखकर दुख हुआ कि हर कोई अपने परिवार के साथ नए साल का आनंद ले रहा था जबकि दाजुन बिल्कुल अकेला था। ये सुनकर दाजुन की अभिव्यक्ति और भी असहज हो गई क्योंकि उसने अजीब तरीके से कहा, मैंने घर भी नहीं बनाया है। मैं दुल्हन को कहाँ रहने दूंगा? मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहता। मैं कुछ और साल काम करूंगा, घर बनाऊंगा और फिर इसके बारे में सोचूंगा। शेन मियामियान ने पलकें झपकाईं। दुल्हन लाने के विषय से दूर हटते हुए कहा, दाजुन, आंटी लियू वास्तव में अच्छी हैं और वह काफी मेहमान नवाज भी हैं। स्टो में हर कोई एक दूसरे से बहुत परिचित है और चूंकि आप आंटी लियू को जानते हैं इसलिए उन्हें नए साल की यात्रा देना अच्छा होगा। चूंकि मेरे लिए जाना असुविधाजनक है, आप मेरी ओर से उन्हें नए साल की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। ये कहकर
उसने निस्संदेह दाजुन को नए साल की यात्रा के लिए एक बेहतर बहाना दिया। अगर आंटी लियू को यह अजीब लगता कि वह उनके दरवाजे पर आया, तो वह कह सकती थी कि यह शेन मियामियान था जिसने उसे भेजा था। दाजुन, हालांकि एक सीधा सादा व्यक्ति था, मूर्ख नहीं था और शेन मियामियान के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझता था। वह आभारी था, लेकिन उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। यदि उसके अंक खराब नहीं होते तो वह साहसपूर्वक जियाओकुई का पीछा कर सकता था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इस बात को दरकिनार करते हुए कि आंटी लियू का परिवार उसे स्वीकार करेगा या नहीं, उसे लगा कि वह जियाओकुई के योग्य नहीं है। फिर भी वह नए साल की यात्रा पर जाना चाहता था, इसलिए शेन मियामियान के सुझाव के बाद उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कल जियाओकुई के परिवार से मिलने जाऊंगा और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दूंगा। सियुआन, तुम कल दाजुन के साथ जाओ, दादाजी लू ने चिल्लाकर कहा। उम्र के साथ विचारों में संपूर्णता आती गई। जियाओकुई एक अच्छी लड़की थी और पिछले आधे साल से उनकी मदद कर रही थी। नए साल की यात्रा भी कृतज्ञता का प्रदर्शन होगी। ठीक है, लू सियुआन ने सिर हिलाते हुए खाना अपने मुंह में डाला। भोजन समाप्त करने के बाद शेन मियामियान ने जाने के लिए उठने से पहले दादाजी लू के साथ आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। बाहर की सड़क फिसलन भरी थी और दादाजी लू की बढ़ती उम्र के कारण वह उन्हें छोड़ने के लिए बाहर नहीं गए, जबकि दाजुन दादाजी लू के साथ बातचीत जारी रखने के लिए घर में ही रुके रहे। अनिच्छा से लू सियुआन ने शेन मियामियान को गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। मुख्य सड़क पर हेनान की कार खड़ी देखी और तुरंत परेशान हो गया। शिकायत की, दादाजी सच में जिद कर रहे हैं कि मैं आपको विदा कर दूं। विदा करने के लिए इसमें क्या रखा है? आप इतने बड़े हो गए हैं कि अकेले चल सकते हैं। आपको उठाने या पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप खुद कार ले लीजिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। शेन मियामियान ने अपनी आंखें घुमाईं। ये लड़का हाल ही में रजोनिवृत्त हुई महिला की तरह ही मूडी था, अजीब तरह का मनमौजी। वह कुरकुरी बर्फ पर कदम रखते हुए कार की ओर चली। भाई, वह क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हेनान ने उसके ठंडे लाल गालों को देखा। उसकी निगाहें चमक उठीं। मैं भी अभी यहीं आया हूँ। कार में बैठो, बाहर ठंड है। अध्याय 664। पालक माता पिता को देखना। जैसे ही शेन मियामियान कार में बैठा, हेनान ने उसे घुमा दिया। सड़क पर मोटी बर्फ के बावजूद बहुत से लोग बाहर थे और चंद्र वर्ष के दूसरे दिन रिश्तेदारों के यहाँ नए साल की यात्रा करने में व्यस्त थे। उन्हें कार में देखकर पैदल चलने वाले लोग ईर्ष्यालु दृष्टि से उनकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। फिसलन भरी बर्फीली सड़कों पर हेनान ने धीरे धीरे गाड़ी चलाई। शेन मियामियान ने खिड़की के माध्यम से सुंदर शीतकालीन दृश्यों का आनंद लिया और दूर देखने ही वाली थी कि अचानक उसे सामने 3 परिचित आकृतियां दिखाई दीं। जैसे ही सामने वाले भी पीछे मुड़कर देखने लगे तो उसकी भौहें तन गईं। हेनान ने भी आगे 3 लोगों को देखा और भावहीन चेहरे के साथ उसने शेन मियामियान की ओर देखा। क्या आप रुकना और नमस्ते कहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। कोई ज़रूरत नहीं है। शेन मियामियान ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। उनका 3 लोगों का परिवार बहुत खुश दिखता है। मुझे देखना शायद उनके लिए दुर्भाग्य ला सकता है। उसने नान ने अपने होंठ भींचे और चुप रहा। अंकल, आंटी, हमारे पीछे कार में बैठे लोगों को देखो। क्या वे मियामिया जैसे नहीं दिखते? ग्रामीण इलाकों में कारें दुर्लभ थीं, इसलिए जब भी झोउ सियू एक कार देखती थी तो वह हेनान के बारे में सोचती थी। कार केवल कुछ मीटर की दूरी पर थी
और उसे लगा कि अंदर के लोग शेन मियामियान और हे नान जैसे थे। इस पर झो लैनफेंग और शेन जियानहुआ ने पीछे मुड़कर देखा और स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि कार लगभग उनके पास पहुंच गई थी। शेन मियामियान के अलावा ये और कौन हो सकता है? झो लैनफेंग की आंखें गुस्से से चमक उठीं। ये जंगली लड़की, उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर उसने कार से बाहर निकलने की हिम्मत की तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगी, उसने कहा। झो सियू ने जानबूझकर कहा, आंटी, वह यहाँ क्यों आ रही है? क्या यह आप लोगों से मिलने के लिए हो सकता है? आखिरकार आपने उसे इतने सालों तक पाला है। इस घर के लिए उसके मन में अभी भी कुछ भावनाएं होंगी। शेन जियानहुआ ने गुर्राया, जहां तक मेरा सवाल है, मैंने कभी उसका पालन पोषण नहीं किया। अगर वह वापस आना चाहती है तो मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। उसका निवास स्थानांतरित कर दिया गया है और पुलिस स्टेशन में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मैंने अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया है। यदि उसके पास हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता होता तो वह उसे शेन उपनाम रखने की अनुमति भी नहीं देता। अंकल, आंटी, आखिरकार वह वही बच्चा है जिसे आपने पाला है। अगर उसे सचमुच अपनी गलतियों का एहसास है और वह वापस आना चाहती है तो भी आपको उसे स्वीकार करना चाहिए, झो सियू ने उन्हें मनाते हुए धीरे से कहा। शेन मियामियान के पास अब एक सब्जी की दुकान थी और वह निश्चित रूप से हर महीने अच्छी रकम कमाता था। उसे पकड़ना पैसे वाली गाय को पकड़ने जैसा था। शेन जियानहुआ थोड़ा अंदर डगमगाया। उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि बेटी का पालन पोषण केवल उसके सफल होने के लिए किया जाए। बाहरी तौर पर वह उसे अस्वीकार कर सकता था, लेकिन अंदर से उसे अनिच्छा का स्पर्श महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक वह घुटने टेककर अपनी गलती नहीं मानती, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। झो लानफेंग अभी भी उस पैसे के बारे में चिंतित थी जो शेन मियामियान अपने साथ ले गया था। उसे अपना सारा पैसा भी वापस लाने को कहा। बस उसकी ओर मत देखो, कहीं ऐसा न हो कि वह सोचे कि वह अब सक्षम है और हमें उस पर एहसान करना होगा, शेन जियानहुआ ने सख्ती से कहा, शेन मियामियान की ओर देखने में भी अनिच्छा दिखाते हुए। उसकी बातें सुनकर झो लैनफेंग और झो सियू ने अपनी निगाहें हटा लीं। कार जल्द ही तीनों के पास पहुंची। उसकी गति पहले की तुलना में कुछ धीमी थी। शेन जियानहुआ ने सोचा कि हे नान रुकने वाला है और उसने तुरंत बहुत क्रोधित चेहरा बना लिया। लेकिन अगले ही सेकंड हे नान की कार उनके पास से गुजरते हुए थोड़ी तेज हो गई। वे तीनों स्तब्ध रह गए। हे नान की कार को और दूर जाते देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत ज्यादा सोच लिया था। जैसे ही वह घर की ओर तेजी से आगे बढ़ा, शेन जियानहुआ का चेहरा लाल हो गया। झो लैनफेंग पूरे रास्ते फूट फूट कर शाप देता रहा। झो सियू को भी कुछ हद तक निराशा महसूस हुई। उसने सोचा था कि शेन मियामियान पुरानी बातों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसने उससे इतना कृतघ्न होने की उम्मीद नहीं की थी। अध्याय 665। रोना है तो रो लो। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। कार में शेन मियामियान ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से 3 लोगों की प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देखा। उसने नहीं सोचा था कि वह बिल्कुल भी अति कर रही थी। झो लैनफेंग के स्वभाव से वह अच्छी तरह से परिचित थी। अतृप्त लालच, तीखी जीभ और तीखी, जब उन पर लागू किया गया तो इनमें से कोई भी वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। उनसे रिश्ता तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी और अगर वह दोबारा उलझ गईं तो बाकी 2.5 साल में उनके पास एक भी दिन शांति का नहीं होगा। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि वह स्वार्थी थी, लेकिन एक कहावत है, यदि आपने दूसरों के दुखों को नहीं झेला है तो उन्हें दयालु होने के लिए मनाने की कोशिश न करें। पाले
जाने का कर्ज वह अपने पिछले जन्म में ही चुका चुकी थी। यदि आप रोना चाहते हैं तो बस रोएं। यहाँ कोई बाहरी लोग नहीं हैं। हेनान ने शेन मियामियान की ओर देखा और उदासीनता से कहा। शेन मियामियान का रोने का इरादा नहीं था, लेकिन उसके शब्दों ने उसे अपने पिछले जीवन के अन्याय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसकी नाक में खटास महसूस हुई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सूंघते हुए कहा, बड़े भाई, क्या मैं बहुत निर्दयी हूँ? कुछ भी हो, उन्होंने मुझे बड़ा किया, लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं उन्हें नमस्कार भी नहीं करना चाहती। अब शायद गांव के सभी लोग उसकी पीठ पीछे उसे कृतघ्न मनहूस कह रहे हैं। है ना? नहीं, हेनान ने गहरी आवाज में कहा। जब तक आप पढ़ना नहीं चाहते हैं और किसी से भी शादी करके हर दिन अपमान का जीवन जीने से संतुष्ट नहीं हैं, तब तक दूसरों के कारण खुद से सवाल न करें। आप बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी हैं। आपको इतने छोटे पहाड़ी गांव तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भले ही हेनान को नहीं पता था कि शेन मियामियान ने अपने पिछले जीवन में क्या अनुभव किया था। वह वर्तमान स्थिति से अनुमान लगा सकता था कि अगर वह वापस नहीं लड़ी तो उसे किस तरह के जीवन का सामना करना पड़ेगा। जब शेन मियामियान ने हेनान की बातें सुनी तो वह द्रवित हो गईं। इस दुनिया में शायद कोई और नहीं था जो उसे बिग ब्रदर की तरह समझता था। उसके दिल में शिकायत की भावना उसके शब्दों से दूर हो गई और शेन मियामियान का मूड तुरंत ठीक हो गया। जब वे आवासीय भवन के नीचे लौटे तो हेनान कार से बाहर निकला और फिर पिछला दरवाजा खोलकर एक बैग निकाला। शेन मियामियान की हैरान निगाहों के बीच उसने कहा, ये जूते आंटी ली ने आपके लिए बनाए हैं, वसंत और गर्मियों के लिए। शेन मियामियान भावुक हो गई और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र पास में खड़ी एक अजीब कार पर पड़ी। वह यहाँ आधे साल तक रही थी और इलाके के लगभग हर वाहन से परिचित थी। उसके सामने वाली कार अपरिचित थी और उस पर बीजिंग लाइसेंस प्लेट भी थी। बड़े भाई, मैंने ये कार पहले नहीं देखी है और इसमें बीजिंग लाइसेंस प्लेट है। हेनान ने धीरे से हंसते हुए कहा, अच्छा अवलोकन, ये चेंग जिनिंग को लेने के लिए यहाँ है। क्या मिस चेंग सचमुच आज जा रही हैं? उसने सोचा था कि बिग ब्रदर सिर्फ चेंग जिनिंग को डरा रहा था। क्या आप नहीं चाहते कि वह चली जाए? उसने नान ने जवाब देने के बजाय पूछा। शेन मियामियान को नहीं पता था कि कैसे जारी रखा जाए। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेंग जिनिंग चली गई या रुक गई। सोचने के बाद उसने कहा, मिस चेंग इतनी दूर आ गई है, क्या आप उसे इधर उधर नहीं दिखाने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जहाँ तक किसी और बात की बात है, उसे नहीं लगा कि यह उसके लिए अधिक कहने की जगह है। आखिरकार ये बिग ब्रदर का निजी मामला था और वह दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति था, निश्चित रूप से अपनी योजनाओं के साथ। उसकी अभिव्यक्ति देखकर हेनान की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। क्या आपने कुछ गलत समझा है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने पलक झपकते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। हेनान ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, चेंग जिनिंग और मैं सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बिग ब्रदर वह अचानक उसे ये क्यों बता रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच इसके बारे में ज्यादा सोचा हो? क्या ये सब सिर्फ चेंग जिनिंग का एकतरफा प्यार था? इस विचार के साथ उसने सिर हिलाया और उदासीनता से ओह कहा। उसे इतनी लापरवाही से प्रतिक्रिया करते हुए देखकर जैसे कि यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हेनान को अचानक थोड़ा निराशा महसूस हुई। उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने कहा, ऊपर जाओ। उद्धरण चिन्ह।